हेलो एवरीवन। आज हम बढ़ेंगे हैबिटेट चैप्टर में आगे। जो हमने अभी तक के पार्ट्स में करा उसके आगे। अभी तक के पार्ट्स में हमने पढ़ा हैबिटेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट एडेप्टेशंस क्या होती हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में, और साथ में हमने उसमें देखा था कि बायोटिक कंपोनेंट्स का क्या रोल होता है, क्या होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और कैसे बायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। तो एबायोटिक कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सॉइल, वाटर, एयर, light, temperature, moisture and other non-living things, non-living factors which are affecting the habitat of an organism. So these are known as abiotic factor. Now one by one, firstly we will know what are these factors. So soil. What is a soil? सॉइल कैसे बनती है? जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, जब उन चट्टानों में बराबर बार बार सूरज की गर्मी और हवा और पानी की ठंडक से वो बार बार गर्म और ठंडी होती रहती हैं, तो इससे उनमें एक क्रैक पड़ता है और वो जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे स्टोन्स में, और वो स्टोन्स भी वापस से सर्दी और गर्मी से छोटे छोटे बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं, जिन्हें कि हम सॉइल कहते हैं। ठीक है। एंड दिस प्रोसेस, जिसमें बार बार सूरज की गर्मी और बार बार ठंड से जो ये क्रैक्स आ रहे हैं इन रॉक्स में, इनको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो होती है वो किस प्रोसेस से होती है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जिसमें कि जो सन की हीट है और बार बार जो ठंड है पानी, बारिश के पानी की या हवा की जो ठंडक है, उससे जो बार बार गर्म और ठंडे हो रहे हैं चट्टान, उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। नाउ सॉइल, अगर हम किसी भी जगह की सॉइल लें, तो अगर उसे हम पानी में डिप घोलें या फिर ऐसे ही अगर हम उसकी लेयर्स को देखें, तो जो सॉइल होती है वो कुछ पार्टिकल्स से बनी होती है। जो सबसे उसमें मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें कि हम ग्रेवल्स कहते हैं। ये थोड़े पत्थर जैसे होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनको हम ग्रेवल्स के नाम से जानते हैं। फिर अगर हम उसके ऊपर की लेयर देखें तो उसमें थोड़ी मोटी मिट्टी होती है, बहुत पतले पार्टिकल्स नहीं होते, थोड़ी मोटी मिट्टी होती है, उसे हम सैंड बोलते हैं। देन उससे और थोड़ा मोटा पार्टिकल जो आता है उसे सिल्ट बोलते हैं। देन और फाइन पार्टिकल्स जो आ जाते हैं उसे हम क्ले बोलते हैं। और इनके ऊपर, क्ले के ऊपर, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स जो रहते हैं उसे हम ह्यूमस या टॉप सॉइल के नाम से जानते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल किन किन चीजों से बनी है? ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड ह्यूमस। अब इन चीजों के, इन कंपोनेंट्स के सॉइल में प्रेजेंट होने की बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ सॉइल हैं वो कितने टाइप्स के हैं? तो टाइप्स ऑफ सॉइल जो होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स: क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल एंड लोमी सॉइल। जो क्लेई सॉइल है ये क्ले पार्टिकल्स से बनी हुई होती है, इसमें क्ले पार्टिकल्स ज्यादा पाए जाते हैं। और क्ले पार्टिकल्स में क्या होता है? जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, और वो इस तरीके से अगर हम उन्हें मुट्ठी बांधे तो वो एक क्लम टाइप का सा फॉर्म कर लेंगे। तो जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो, उनमें वाटर होल्ड हो जाता है, इस वजह से उनमें एयर स्पेसेस ज्यादा नहीं बचती हैं। तो जो ये क्लेई सॉइल होती है, इट इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आने जाने की एयर स्पेसेस ज्यादा नहीं होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, लेकिन एयर स्पेसेस ना होने की वजह से क्लेई सॉइल में प्लांट्स इजीली ग्रो नहीं हो पाते। देन नेक्स्ट टाइप अगर हम बात करें सैंडी सॉइल की, सैंडी सॉइल जो कि सैंड पार्टिकल्स से बना होता है। जैसे कि अगर हम डेजर्ट्स की सॉइल की बात करें तो वो सैंडी सॉइल होती है, सैंड पार्टिकल्स से बनी हुई होती है। और इसमें क्या होता है, क्योंकि बहुत मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है, एयर स्पेसेस बहुत होती हैं, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना होने की वजह से ये एग्रीकल्चर के लिए ये भी अनफिट है। यहाँ पे सैंडी सॉइल में ऐसे ही प्लांट्स उग सकते हैं जो कि जेरिक कंडीशन में, जैसे कि कैक्टस, अकेशिया, यही वाले प्लांट्स इजीली यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें लोमी सॉइल की, तो जो लोमी सॉइल होती है ये क्लेई, सैंडी एंड सिल्ट, इन सबके मिक्सचर से बनी होती है।
मतलब इसमें फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं और मोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। तो इस वजह से इन तीनों पार्टिकल्स के होने की वजह से ये जो लोमी सॉइल है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और साथ साथ में इसमें एयर स्पेसेस भी होते हैं, इसीलिए दिस इज वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर। सो द बेस्ट सॉइल, बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल विच इज गुड फॉर एग्रीकल्चर इज लोमी सॉइल। अभी हमने जाना सॉइल के क्या कंपोनेंट्स होते हैं और सॉइल कितने टाइप की होती है। अब हम सॉइल के यूजेस, क्या सॉइल का क्या फंक्शन होता है, क्या क्या काम कर सकती है सॉइल। सबसे पहला तो प्लांट्स को अपरूट करने का काम करती है, जिसके थ्रू प्लांट्स वाटर और मिनरल्स लेते हैं, तो प्लांट्स की ग्रोथ में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सॉइल इज ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होम प्रोवाइड करती है, लाइक अर्थवॉर्म्स और बहुत सारे और भी जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल के अंदर ही रहते हैं, तो ये एक होम प्रोवाइड करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉइल। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एबायोटिक फैक्टर, दैट इज वाटर। वाटर हमें सबको पता है वाटर कितना एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। अर्थ का भी 71% एरिया अगर हम बात करें वाटर से ही कवर्ड है, रेस्ट जो परसेंटेज है वो सिर्फ लैंड एरिया है। तो 71% वाटर होने के बाद भी हम ऐसी बात क्यों करते हैं कि हमें कभी वाटर स्कार्सिटी होगी, क्यों? क्योंकि अगर इस 71% वाटर की बात करें तो इसमें से 97% वाटर जो है वो हमारा सेलीन वाटर, दैट इज सॉल्टी वाटर है, जो कि ओशियन और सी का वाटर है, जिसे हम अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है जिसे कि हम अपने यूज में ले पाते हैं। कौन कौन से यूज होते हैं वाटर के, जैसे कि ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग और कौन कौन से, और वाटरिंग द प्लांट्स, ये सारी चीजों में हम जो पानी यूज करते हैं हम वो फ्रेश वाटर यूज करते हैं, जो कि सिर्फ 3% है। तो अगर हम उसे जुडिशली यूज नहीं करेंगे तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो जो ये फ्रेश वाटर है इसको कैसे मैनेज किया जाता है, वो कैसे मैनेज रहता है, वो कैसे इसकी साइकिल जो होती है वो कैसे चलती है, इसको हम पढ़ते हैं वाटर साइकिल में। तो वाटर साइकिल क्या होती है? वाटर साइकिल एक सीक्वेंस है जिसमें फ्रेश वाटर सन की हीट से इवेपोरेट होता है, कंडेंस होके क्लाउड्स फॉर्म करता है एंड देन प्रेसिपिटेट होके वापस से अर्थ पे आ जाता है। एंड दिस साइकिल गोज ऑन इन नेचर टू मेंटेन द sequence of fresh water in the earth. Water is also habitat for many aquatic animals, plants, as well as many microorganisms as well. So these are the functions of the water. Then if we talk about next abiotic factor, then is air. Now air, as we all know, we need air to breathe in, breathe out. We are having air around us. तो जो ये एयर है, जो हमारे आसपास एयर है, ये किस चीजों से बनी है? तो कंपोजिशन अगर हम एयर की बात करें तो इसमें सबसे मैक्सिमम जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस, दैट इज 78%, 21% ऑक्सीजन and only 1% it is having carbon dioxide and other gases like helium, argon, neon and साथ में water vapors जो हैं, ये सब ये सिर्फ 1% बनाते हैं। तो जो मैक्सिमम कंपोनेंट है एयर का वो क्या है? नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पे है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस बहुत ही कम है जो कि 1% है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी कम है और प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो प्लांट्स के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है या जो ऑक्सीजन भी सिर्फ 21% ही तो है, तो फिर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि एनिमल्स हैं उन सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये कैसे मेंटेन होता है? तो इस चीज की साइक्लिंग होती है गैसेस की भी, लाइक जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजन जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स हैं उन सबके लिए वो ऑक्सीजन यूज हो जाती है, और जो वो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं वो प्लांट्स यूज कर लेते हैं। सिमिलरली कंबशन की प्रोसेस में भी ऑक्सीजन यूज हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो प्लांट्स यूज कर लेते हैं। ऐसी फैक्ट्रीज से भी जो
कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है वो प्लांट्स यूज कर लेते हैं, और प्लांट से जो ऑक्सीजन निकलती है वो कार्बन फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी यूज हो जाती है। तो दिस इज हाउ डिफरेंट गैसेस आर मेंटेन्ड इन द एयर। जो एयर है इसके क्या क्या यूजेस हैं। वो एक अकेला प्लैनेट है जिसमें एटमॉस्फेयर होता है, और वो एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। कैसे? क्योंकि इसमें एक ओजोन की लेयर भी होती है। साथ साथ में एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं जो कि अभी हमने डिस्कस करी थी, जैसे कि ऑक्सीजन विच इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक they respire in oxygen and give out carbon dioxide. Then carbon dioxide is essential for plants to help them to manufacture their food by the process of photosynthesis. Then if we talk about nitrogen is also essential for plants, as this nitrogen gas, it changes to ammonium salt, and then only it is reusable by plant for making the protein. We talk about air. We cannot see air, but we can feel. So when we say the air is moving, then at that time the air is known as wind. When air is moving air is known as wind. So this moving air, it can be gentle or it can be very strong. So when it is gentle, it is known as breeze. Gentle wind is known as breeze. Whereas when this wind is very strong, it can be called as hurricane or gale. So strong winds are like जो गेल है या हरिकेन है वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि दे कैन इवन अपरूट द ट्रीज को भी अपरूट कर सकते हैं। वो जितनी बिल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो these are very harmful. The strong winds, that is hurricane or gale, they are very harmful. Whereas if we talk about breeze, it is very pleasant. एक जो है वो किसी जगह के वेदर को भी चेंज कर सकती है। अगर कूल विंड ब्लो कर रही है तो वहाँ का वेदर जो है वो कूल हो जाएगा, कोल्ड वेदर हो जाएगा, और अगर वहाँ हॉट विंड ब्लो कर रही है then the weather of that place can be hot or warm, we can say. Now this wind is also responsible for the dispersion or for the scattering of air pollutants. जो air pollutants बिखर रहे होते हैं लाइक स्मॉग एंड ऑल, वो भी विंड की वजह से होता है। एंड साथ साथ में ये जो विंड है इसका फंक्शन और भी है कि ये सीड डिस्पर्जल और पॉलिनेशन में भी हेल्प करती है। सो दीज आर डिफरेंट uses or purpose of air as an abiotic component. Now coming to light, as we all know, which source of light is there on earth? Sunlight. Sunlight is very important as it is responsible for the process of photosynthesis. अगर photosynthesis की process ही नहीं होगी तो plants अपना food नहीं बनाएंगे। जब plants food नहीं बनाएंगे तो animals को, human beings को भी food नहीं मिल पाएगा, because ultimately the producers are प्लांट। तो जो मेन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो सनलाइट के थ्रू ही प्रोड्यूस हो रही है। और जो लाइट है वो इक्वेटर के पास, जैसे अगर सपोज ये हमारी अर्थ है तो अर्थ का जो ये सेंटर पार्ट है दिस इज इक्वेटर, इसके आसपास के एरियाज में सनलाइट बहुत ज्यादा होती है। तो जो लाइट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे वेजिटेशन और एनिमल्स सभी चीज़ें डिफरेंट होंगी। अगर कहीं पे कम है, जैसे अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में कैनोपीज की वजह से फॉरेस्ट फ्लोर में ज़्यादा लाइट नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ का वेजिटेशन अलग होगा, वहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स अलग होंगे। और जो डेजर्ट एरिया है वहाँ क्योंकि सनलाइट बहुत प्रॉपर अमाउंट में मिल पा रही है तो वहाँ का वेजिटेशन भी अलग होगा और वहाँ के animals भी अलग होंगे। Now talking about the next abiotic factor, that is temperature. Generally जो जितने भी living organism हैं वो 0 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से नीचे वाटर की स्टेट चेंज हो जाती है और वो फिजिकल स्टेट उसकी चेंज होके सॉलिड हो जाती है, आइस में चेंज हो जाती है। वहां पे भी मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। और 45 डिग्री से ऊपर के जो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो उसमें जो प्रोटीन है वो उतना यूजफुल नहीं रहता, वो खराब हो जाता है। तो इस वजह से 0 से 45 डिग्री के बीच में ही लाइफ इजीली सर्वाइव कर पाती है।
और उसके इधर उधर इजीली सर्वाइव नहीं कर पाती है। जहाँ इनसे एडवर्स टेम्परेचर होता है वहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत स्कैंटी होती है, बहुत कम लाइफ वहाँ पे पाई जाती है। सो दीज आर सम एबायोटिक फैक्टर्स। नाउ एज वी हैव studied that these are different abiotic factors, जब हमें पता है अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनका क्या क्या रोल है, तो अब हम इजीली समझ सकते हैं कि ये दोनों कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं। मतलब इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में इंटरडिपेंडेंस हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे प्लांट्स सॉइल पे डिपेंड करते हैं, वाटर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, सनलाइट पे डिपेंड करते हैं। सिमिलरली जब प्लांट्स ये सब चीजें इजीली मिलेंगी तभी हम एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो अल्टीमेटली हम वेदर पे या इन सब जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उन पे डिपेंड करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, हर जगह रहते हैं। उनको हैबिटेट प्रोवाइड होता है, इजी कंडीशंस प्रोवाइड होती हैं जिससे कि वो सरवाइव कर पाते हैं। तो ये इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स और डिफरेंट हैबिटेट्स एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।